काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, तो इसमें कौन कौन से एप्लीकेंट एलिजिबल हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे वैलिड नीट पीजी स्कोर होना चाहिए जो कि कट ऑफ क्रॉस किया हो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कंप्लीट करना पड़ेगा। रिफंडेबल होता है सिक्योरिटी फीस। दो टाइप की फीस आपको एमसीसी के पोर्टल पे लगती है। एक रजिस्ट्रेशन फी जो कि यूआर कैटेगरी के लिए 1000 है और कैटेगरी वाले स्टूडेंट ओबीसी एससी एसटी के लिए 500 है। ओनली आप एलिजिबल हो स्टेट की काउंसलिंग के लिए। आप कोई भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमसीसी राउंड 1 करेगी, फिर स्टेट राउंड 1 करेगा, फिर ऑल इंडिया कोटा एमसीसी राउंड 2 करेगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा, फिर इसी तरीके से ऑल इंडिया राउंड 3 होगा, फिर स्टेट का राउंड 3 होगा। हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। फिर एक बार हाजिर है मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला। नीट पीजी काउंसलिंग की पार्ट 2 सीरीज में आपका स्वागत है। पार्ट 1 सीरीज में हमने नीट पीजी की काउंसलिंग के प्रोसीजर को बताया था, क्या होता है नीट पीजी काउंसलिंग, उसके बारे में डिस्कशन किया था। एआईक्यू राउंड्स क्या होती है, कौन कौन सी काउंसलिंग अथॉरिटी नीट पीजी की काउंसलिंग को कराती है, और आफ्टर नीट पीजी काउंसलिंग आप किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग के राउंड्स कितने होते हैं, कौन कौन से राउंड में हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस राउंड्स में हम फ्री एग्जिट है, क्या होती है अपग्रेडेशन पॉलिसी, कहां पे आपकी सिक्योरिटी मनी सेव हो सकती है, या किस राउंड्स में आपको सिक्योरिटी मनी आफ्टर सीट अलॉटमेंट फॉरफिटेड हो जाती है। किस राउंड्स के बाद आप 1 ईयर के लिए, अगर आपको सीट मिल गई नीट पीजी की काउंसलिंग में, तो 1 ईयर के लिए आपको नीट पीजी की काउंसलिंग से डिबार्ट कर दिया जाता है। हर एक छोटी से छोटी जानकारी जो कि नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए जो 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हर एक छोटी इंफॉर्मेशन को एमबीबीएस वाला और हमारे द्वारा कवर किया गया है, जिससे कि नीट पीजी की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सीट सिक्योर करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ रूल्स रेगुलेशंस, किस रिस्ट्रिक्शन क्या है बॉन्ड पॉलिसी, और उसके अलावा अपग्रेडेशन पॉलिसी क्या है, कौन से राउंड में फ्री एग्जिट हो सकते हैं, किस राउंड के बाद आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड की जाती है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन को पार्ट 2 में हमने कवर किया है। आज का वीडियो बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें और स्टेट में कितने राउंड्स होते हैं, नीट पीजी एप्लीकेंट कितने राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको अब हम समराइज करने जा रहे हैं, एक एक करके आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पोर्टल और हमारे डिस्प्ले पे है, सीक्वेंस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस एआई प्लस स्टेट राउंड्स। एआई मतलब ऑल इंडिया कोटा, स्टेट मतलब स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के द्वारा जो काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए। स्टेट सारी की सारी स्टेट अपने यहाँ की गवर्नमेंट सीट्स का 50% सीट्स और प्राइवेट की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसकी 100% सीट्स पे काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी रखती है। ऑल इंडिया कोटा के तहत हर स्टेट के गवर्नमेंट के 50% सीट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कंप्लीट सीट्स पे, एफएमएमसी की कंप्लीट सीट्स पे, रांची के सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के 100% सीट्स पे, इसके अलावा डीम्ड के 100% सीट्स पे काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा होता है। डीएनबी में जो डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा, उसकी काउंसलिंग एनबीई कराती है। उसकी सीट कितनी है इंडिया में, क्या पॉलिसी है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। हमने अभी तक सब कुछ समराइज कर दिया, सारे कोर्सेज को, सारे काउंसलिंग अथॉरिटी को, और कौन कौन से फैक्टर में काउंसलिंग में सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको डिस्कस किया डॉक्टर्स। अब बात करने वाले राउंड्स कितने होते हैं नीट पीजी के लिए, तो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ऑल इंडिया कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने रखा है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट और एलिजिबल राउंड रजिस्ट्रेशन करेगा, सीट मैट्रिक्स जारी होगी, राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, फिर स्टेट राउंड में भी हो जा सकता है। अगर हम कैसे सीक्वेंस को अगर हम समझे तो सबसे पहले एमसीसी का लिस्ट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले एमसीसी का नोटिफिकेशन आता है। एमसीसी में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीट मैट्रिक्स जारी होती है, पूरे गवर्नमेंट और प्राइवेट डीम्ड सभी सीटों का सीट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और मैट्रिक्स जारी होगा। देन हम उसमें चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर हमें सीट अलॉटेड होती है, तो राउंड 1 कंप्लीट होता है, फिर रिपोर्टिंग होती है, कैंसिलेशन प्रोसीजर होता है, उसको हम ब्रीफ करेंगे। तो सबसे पहले एमसीसी राउंड 1 करेगी, फिर स्टेट राउंड 1 करेगा, फिर ऑल इंडिया कोटा एमसीसी राउंड 2 करेगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा, फिर इसी तरीके से ऑल इंडिया राउंड 3 होगा, फिर स्टेट का राउंड 3 होगा। इसके बाद बची हुई सीटों के लिए स्टेट में स्ट्रेट वैकेंसी राउंड होती है, ऑल इंडिया में भी स्ट्रेट वैकेंसी राउंड होता है। तो अगर राउंड्स को हम समझें
तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तौर पे। समवेयर जैसे राजस्थान वगैरह में सीट अगर कुछ बच जाती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 भी होता है डॉक्टर्स, लेकिन जनरली अगर नीट पीजी की काउंसलिंग को देखा जाए तो 4 राउंड्स में खत्म होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और साथ ही साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सबसे पहले एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, देन स्टेट, फिर एमसीसी, फिर स्टेट सेकंड राउंड, फिर एमसीसी, फिर स्टेट थर्ड राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टेट एमसीसी का और फिर ऑल इंडिया स्टेट की होगी। इस तरीके से काउंसलिंग का जो अगर हम राउंड्स की बात करते हैं तो 4 राउंड्स में काउंसलिंग नीट पीजी की डियर डॉक्टर्स कंप्लीट होती है। अब हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड में सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट में भी अपने स्टेट के रूल्स के हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि एमपी में अगर ऑल इंडिया में एमपी का एप्लीकेंट है तो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर अदर देन एमपी स्टेट का स्टूडेंट अगर एमपी में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन तो प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन चॉइस फिलिंग का ऑप्शंस राउंड 1 में नहीं खुलेगा क्योंकि एमपी एक पार्शियल क्लोज स्टेट है। राउंड 2 से अदर स्टेट के स्टूडेंट को एप्लीकेशन यहां लिया जाता है। इसी तरीके से राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का स्टूडेंट ऑल इंडिया के 100% सीट्स पे पार्टिसिपेट कर सकता है और उसकी काउंसलिंग में भाग ले सकता है। बट अदर देन राजस्थान का स्टूडेंट अगर राजस्थान में जाके पार्टिसिपेट करना चाहता है जो कि वहां के प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो वहां पे उसको थर्ड राउंड तक का इंतजार करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा, बट चॉइस फिलिंग थर्ड राउंड के बाद होती है। अब यहाँ राउंड 2 में क्या लिखा गया है कि अगर ऑल इंडिया के राउंड 2 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो सिर्फ राउंड 1 में रजिस्टर्ड स्टूडेंट को चांस मिलेगा राउंड 2 में। स्टेट में क्या होता है कि जैसी कंडीशन है वहां की राउंड 2 में ज्वाइंट स्टूडेंट, कुछ स्टेट में राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, स्टेट में नहीं होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मध्य प्रदेश में राउंड 1 और राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, राउंड 2 नए फ्रेश रजिस्ट्रेशन को अलाउ नहीं करता है। तो एक मैसेज भी देना चाहूंगा, अगर आप मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और अगर अदर स्टेट के हो तो आप राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन करके जरूर रखें। थर्ड राउंड में तभी आप पार्टिसिपेट या सेकंड राउंड में कर सकते हैं। थर्ड राउंड में तो एप्लीकेशन फिर से ओपन होगा जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर सेकंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो डॉक्टर्स किसी भी काउंसलिंग के लिए, चाहे वो नीट यूजी की काउंसलिंग हो या नीट पीजी की काउंसलिंग है, राउंड 2 बहुत ही स्पेशल, वेरी वेरी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट राउंड होता है। तो राउंड 2 को न मिस करें। अगर आपकी वैकेंसी अलाउ है, आपका उस स्टेट में वहां की लोकल पॉलिसी में आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या वहां पे अलाउ है करना, तो अगर आप वहां के किसी कॉलेज को डिजायर ब्रांच आपको लग रहा है कि आपके रैंक पे स्कोर पे मिल सकता है तो राउंड 2 के लिए जो रूल्स है बिफोर अगर राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन करने की नीड आए तो जरूर करें। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक से हम कई बार अपने अपॉर्चुनिटी को लॉस कर देते हैं डॉक्टर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एआई ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में एआई राउंड 3 एंड नॉट अलॉटेड इन एआई राउंड 3 नॉट होल्डिंग ए स्टेट सीट फ्रेश रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है राउंड 3 वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया में। अगर आपको राउंड 3 में ऑल इंडिया में कोई सीट्स नहीं मिली, स्टेट में आपको सीट्स नहीं मिली, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ होता है ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। अगर आपने राउंड 3 में सीट या तो स्टेट के अंतर्गत या आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आपने रिजर्व कर ली थी और सीट अलॉट हो गया, आप अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप पूरी काउंसलिंग से उस वर्ष आप बाहर हो जाओगे। तो यहां आपको समझने की चीज है कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में वही एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जिनको स्टेट के किसी भी स्टेट के राउंड 3 में सीट्स नहीं मिली या ऑल इंडिया के राउंड 3 में सीट्स नहीं मिली, वह स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इवन फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी ऑल इंडिया कोटा में कर सकता है। स्टेट फर्दर राउंड में ऑल इंडिया राउंड 3 ज्वाइंट, स्टेट राउंड 3 ज्वाइंट, एआई ऑल इंडिया स्टेट अलॉटेड आर नॉट एलिजिबल। अगर ये तीनों लोग स्टेट के राउंड 3 में अलॉटेड हो, स्टेट में हो या फिर आपका स्टेट में राउंड 3 में अलॉटेड हो या ऑल इंडिया के स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटेड है, तो स्टेट के फर्दर राउंड जो है जिसको बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड 2 या राउंड 1 में वैसे एप्लीकेंट एप्लीकेशन रेज नहीं कर सकते। अगर आपको सीट्स स्टेट ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा राउंड 3 में या फिर ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स अभी तक हमने राउंड के बारे में कि राउंड्स कितने होते हैं काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया राउंड्स कितने होते हैं, स्टेट राउंड्स कितने होते हैं, ऑल इंडिया राउंड्स के बाद स्टेट राउंड होता है, ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया। स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया में कौन कौन से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं और नीट पीजी काउंसलिंग के स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन से एप्लीकेंट है जो एलिजिबल है। अब काउंसलिंग के जो स्टेप है जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है
काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन से एप्लीकेंट एलिजिबल हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वैलिड नीट पीजी स्कोर होना चाहिए जो कि कट ऑफ क्रॉस किया हो, जो कि एलिजिबल कैंडिडेट हो। तो इस वर्ष 2025 में नीट पीजी का रिजल्ट आ चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी डॉक्टर्स को पता चल चुका है, सभी एप्लीकेंट को पता चल चुका है। एक बार मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राउंड 1 के लिए हम आप सभी लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 276 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी के लिए जो कि 50 परसेंटाइल पे यूआर कैटेगरी एलिजिबिलिटी राउंड 1 के लिए आया हुआ है एनबीई के द्वारा। अब यूआर पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट यूआर पीडब्ल्यूडी 255 स्कोर और 45 परसेंटाइल पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना है। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट जो कि रिजर्वेशन के तहत 40 परसेंटाइल पे जो एलिजिबिलिटी है ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए वो मार्क्स है 235 मार्क्स। अगर जनरल का यूआर कैटेगरी है जो 276 मार्क्स पाया है, ऐसे कैंडिडेट नीट पीजी के ऑल इंडिया कोटा या स्टेट की कोटा के लिए एलिजिबल है अगर यूआर है तो। कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो कि ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग रखते हैं वो अपने स्टेट के लिए कैटेगरी एलिजिबल है 235 मार्क्स पे। अगर ऑल इंडिया वो पार्टिसिपेट करते हैं, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनके पास, तो ऑल इंडिया कोटा में भी वो एलिजिबल है 235 मार्क्स पे। बट अगर अदर स्टेट के हैं और दूसरे स्टेट में जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वहां पे अगर स्टेट की पॉलिसी है कि यूआर कैटेगरी को ही अदर स्टेट में अलाउ किया जाएगा अदर स्टूडेंट के लिए, तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी 50 परसेंटाइल हो जाएगी, जिसका मार्क्स 276 मार्क्स होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 255 मार्क्स पे 255 स्कोर पे एलिजिबल है दोस्तों। अब सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए प्रोविजनल परमानेंट एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड या एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के साथ। दूसरा, थर्ड नंबर पे कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप बिफोर 31 मार्च 2025। 1 ईयर का जो आफ्टर एमबीबीएस डिग्री रोटेटरी इंटर्नशिप है वह 31 मार्च 2025 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। वैलिड एनएमसी स्टेट मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, या तो एनएमसी का परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो या स्टेट मेडिकल काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो, ऐसे ही एप्लीकेंट नीट पीजी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को नीट पीजी के जब रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो उस पोर्टल पे हमें अपलोड करना पड़ता है डॉक्टर्स। तो ध्यान रखने की चीज है कि ये 3-4 पॉइंट अपने पास होना चाहिए। एक स्कोर एलिजिबिलिटी, दूसरी हमारी एमबीबीएस की डिग्री प्रोविजनल या परमानेंट एनएमसी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, थर्ड कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट 31 मार्च 25 से पहले होना चाहिए, वैलिड एनएमसी और स्टेट मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अब हमें कहाँ जाना है, विजिट करना है एमसीसी के पोर्टल पे। एमसीसी के जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड करने के लिए mcc.nic.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करना है, सारे रोल नंबर का सबमिट करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, डीओबी पर्सनल एंड एकेडमिक इंफॉर्मेशन डालनी है। फिर फीस सिक्योरिटी है जो रजिस्ट्रेशन की, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया क्रॉस इंडिया ऑल इंडिया कोटा के लिए तो 25,000 सिक्योरिटी है और प्लस 1,000 नॉन रिफंडेबल फीस है। 25,000 सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल है और 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस है जो नॉन रिफंडेबल है। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो एआईक्यू की सीट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है डीयू, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आईपी इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी और जो कि गवर्नमेंट स्टेट के कॉलेज है जिनकी 50% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग होगा। ये इवन सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी जो रांची में है उसके लिए, एफएमएस के कोर्स के लिए, एफएमएस कॉलेजेस के लिए जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है उनके लिए जो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो सिक्योरिटी मनी है वो 10,000 है और रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज है। 25,000 फॉर यूआर कैटेगरी और 1,000 नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 10,000 सिक्योरिटी मनी है और 500 रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसको 10,000 तो रिफंडेबल अमाउंट होता है, 500 जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल होता है। दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेंट जो 45 डीम्ड मेडिकल कॉलेज है जो पीजी कोर्स ऑफर करते हैं, अगर ऐसे कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं थ्रू द एमसीसी काउंसलिंग तो ऑल इंडिया कोटे के रजिस्ट्रेशन एमसीसी के पोर्टल mccnic.in पे mcc.nic
rajistration.in पे आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी चार्ज और 5,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस आपको पेड करना रहता है। 2 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी है और 5,000 जो है रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर एक ही बार अगर आपको करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के जो गवर्नमेंट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज को साथ ही साथ एक बार में एमसीसी पे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 2 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी है, 5,000 एज ए रजिस्ट्रेशन फीस आपको अप्लाई करना पड़ेगा डॉक्टर, जो कि 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस है, रिफंडेबल अमाउंट होता है, 5,000 रिफंडेबल नहीं होता है। अब जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप विथ लॉगिन डिटेल जनरेट होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, डॉक्यूमेंट आप डालोगे एकेडमिक और सारी डिटेल्स आप सबमिट करोगे, फीस सबमिट कर दोगे, तो एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास जनरेट होगी। वही रजिस्ट्रेशन स्लिप से आप AIQ के लिए ऑल इंडिया कोटा MCC की पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो दोस्तों। फिर अब इसके बाद आपके पास सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का प्रोसीजर करेंगे, जिसमें प्रिफर्ड कॉलेज एंड कोर्स जो भी आप ब्रांच चॉइस सिलेक्शन जानना चाहते हो आप उसको चूज करोगे, और फिर चॉइस लॉक को ऑटो लॉक इफ मिस्ड क्या है बिफोर डेडलाइन, चॉइस लॉक को आप कर भी सकते हो। अदरवाइज जैसे कई सारे स्टेट में आपने चॉइस फिलिंग के दौरान अपने क्रम को अरेंज कर लिया, कॉलेज प्रेफरेंस आपने बना लिया ब्रांच वाइज, लेकिन आपने चॉइस लॉक नहीं किया, तो पोर्टल पे ऑटो जनरेटेड लॉक नहीं होता है, आप चॉइस फिलिंग से बाहर हो सकते हैं अगर ये गलती मिस्टेक आपने कर दिया। बट अगर MCC के पोर्टल पे आपने बिफोर डेडलाइन चॉइस लॉक नहीं किया, तो ऑटो लॉक अपने आप वहां पे पोर्टल पे हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, चॉइस जब आप अरेंज करते हैं, प्रेफरेंस आप ब्रांच की चॉइस बनाते हैं, तो कंप्लीट जब आपके चॉइसेस बन गए तो आपको लॉक करना है MCC के पोर्टल पे अपने चॉइस को डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन का स्लिप जनरेट करने के बाद, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर आपने समझा और उसको चॉइस लॉक करना चाहिए बिफोर द डेडलाइन टाइम। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जो रजिस्ट्रेशन में है, उसको हम एक बार आपके बीच में डिस्कस कर रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो नीट पीजी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, MBBS की डिग्री, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, इफ PW है तो कैटेगरी, अगर सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर हम PWD है तो PWD कैंडिडेट के लिए PWD सर्टिफिकेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और PWD अगर स्टेट डोमिसाइल से आपको इशू हुआ है तो आपको गवर्नमेंट MCC के साइट्स पे अभी तक 16 हॉस्पिटल से जहां से आपको अपने PWD सर्टिफिकेट को जाकर अप्रूव कराना रहता था, अभी 13 नए हॉस्पिटल्स नीट UG के काउंसलिंग में एड ऑन हो गए हैं। तो संभवतः नीट PG में भी हॉस्पिटल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसमें 29 हॉस्पिटल्स PWD सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइजेशन के लिए उसको अप्रूव कराने के लिए आपको फिजिकली जाकर वहां पे अपने जो PWD सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ वहां की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट करके एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई होकर ऑल इंडिया का PWD सर्टिफिकेट इशू होता है डॉक्टर्स। अगर आप PWD हैं तो आप PWD के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। देन 8 नंबर पे सीट अलॉटमेंट, MCC की जितनी भी रिजल्ट है, वो राउंड 1 की हो, राउंड 2 की हो, राउंड 3 की हो या स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो, किसी भी प्रकार के जो रिजल्ट है MCC जो डिस्प्ले करेगा वो ऑनलाइन फॉर्मेट में ही करेगा। ऑफलाइन एडमिशंस नीट PG का किसी भी स्टेट में किसी भी MCC के राउंड्स में नहीं आता है डॉक्टर्स। तो ऐसे चीजों से भी आप बच के रहिए कि टोटल काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, क्राइटेरिया अलग हो सकता है, पैरामीटर्स अलग हो सकता है, स्टेट वाइज वेरी कर सकता है, आपको कहीं पे कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी हो सकती है, बट रिजल्ट जो है ऑनलाइन ही पब्लिक होगा। फिर रिपोर्टिंग जो होता है, रिपोर्टिंग को MCC के जो कॉलेजेस हैं उसमें रिपोर्टिंग करने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पे जाकर फिजिकली हमें सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है, और देन वहां पे रिपोर्टिंग करने के बाद फीस जमा करके रिसिप्ट लेकर आपको अलॉटमेंट ऑफ लिस्ट का जो बोलते हैं इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट आपको लेना होता है, तब जाकर आपकी एडमिशन की प्रक्रिया जो है फाइनली कंप्लीट होती है डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझा, सिक्योरिटी डिपॉजिट को समझा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जो कि नीट PG 25 की काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में एंड फी पेमेंट के बारे में। इसका डिटेल डिस्कशन, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन MCC की वेबसाइट्स पे होता है। फीस नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, रिफंडेबल होता है सिक्योरिटी फीस। 2 टाइप की फीस आपको MCC के पोर्टल पे लगती है, एक रजिस्ट्रेशन फी जो कि यूआर कैटेगरी के लिए 1000 है और कैटेगरी वाले स्टूडेंट OBC SC ST के लिए 500 है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि गवर्नमेंट के AIQ के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए 25,000 यूआर कैटेगरी की सिक्योरिटी फीस है, और OBC SC ST के लिए 10,000 है। नॉन रिफंडेबल फीस रजिस्ट्रेशन फीस 1000 यूआर और OBC के लिए 500।
अब बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 25,000 रुपए, मैंने बताया आपको 25,000 फॉर AIQ गवर्नमेंट कोटा सीट्स और 10,000 फॉर OBC SC/ST गवर्नमेंट कोटा सीट्स के लिए। 2 लाख रुपए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, जो 45 डीम्ड यूनिवर्सिटी जो PG की सीट्स ऑफर करती है, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना पड़ेगा। 5,000 एज ए रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, उसको आपको पे करना पड़ेगा डॉक्टर्स। अब रिफंड एलिजिबल किस किस कंडीशन में रिफंड है, जो सिक्योरिटी मनी उसके लिए हम एलिजिबल हैं उसको समझते हैं। अगर सीट हमें राउंड 1 में नहीं अलॉट हुई, नो सीट अलॉटेड। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन नो सीट अलॉटमेंट, तो हमारा रिफंड पूरा सिक्योरिटी मनी मिलेगा। दूसरा विड्रॉल बिफोर सीट फ्रीज, सीट हमें अलॉट हो गई, सीट फ्रीज करने से पहले ही हमने विड्रॉल कर लिया अपनी सीट को, हमारा डिजायर ब्रांच नहीं मिला, हमारी डिजायर कॉलेज नहीं मिले, या उस कॉलेज के लिए हम तैयार नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में फ्रीज करने से पहले हम वापस बैक हो गए, यार हमने सीट को छोड़ दिया, विड्रॉल कर लिया, तो हमारा सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा। थर्ड कंडीशन अपग्रेडेड सीट टेकन, अगर हमने सीट्स लिया और फिर अपग्रेड के लिए डाल दिया और अपग्रेड हो गया तो भी हमें पैसा रिफंड मिल जाएगा। एडमिशन कैंसिल बाय इंस्टीट्यूट, वो भी वैलिड रीजन, अगर इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका एडमिशन कैंसिल किया गया, जैसे कि किसी कारणवश जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वहां की परमिशन रद्द हो गई, वहां पे किसी तरीके की हर्डल्स आ गई गवर्नमेंट की काउंसलिंग के अंतर्गत, तो गवर्नमेंट्स और वहां की स्टेट जो पॉलिसी की वजह से, या आपको ऑल इंडिया में आपने पार्टिसिपेट किया XYZ किसी डीम्ड कॉलेज में और वहां के कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई किसी कारणवश, तो वहां पे आपको जेन्युइन रीजन, जो वैलिड रीजन है, उसके बाद आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है रिफंड होगी। किस कंडीशन में आपका पैसा फॉरफिडेड हो जाएगा, जो कि सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा, उसको आप समझते हैं। सीट अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंट, राउंड 1 तो फ्री है, राउंड 2 में आपको फिर से पार्टिसिपेट किए, राउंड 2 में सीट अलॉट किया और आप जाकर रिपोर्ट नहीं किए, तो सिक्योरिटी मनी तीनों कंडीशन, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात करते हो या आप यूआर कैटेगरी में 25,000 आपकी जब्त हो जाएगी, OBC SC और ST कैटेगरी में आती है तो 10,000 रुपए आपका, 10,000 आपका जब्त हो जाएगा। और अगर डिम्ड मेडिकल कॉलेज में सीट आपने राउंड 2 में अलॉट करा ली, रिपोर्ट नहीं किया, तो आपका 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2 लाख रुपीज आपका फॉरफिटेड हो जाएगा। अब इसके अलावा सीट सरेंडर्ड आफ्टर राउंड 2 एडमिशन कैंसिल ड्यू टू रॉन्ग इन्फो या मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, आप जब डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे सबमिट करते हैं MCC के पोर्टल पे, राउंड 2 में, राउंड 1 तो हर तरीके से आपको फ्री एग्जिट है, लेकिन राउंड 2 में आपने सीट ले लिया, रिपोर्ट कर दिया, अगर वहां पे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीशन या किसी तरीके की आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई गई, तो अगर आपका सीट कैंसिल होता है तो आपके जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिटेड कर लिया जाएगा। और रिफंड टाइमलाइन क्या है? रिफंड टाइमलाइन है इनिशिएटेड विद 15 डेज, कंप्लीटेड विद इन 30 डेज आफ्टर काउंसलिंग। जब बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे नीट PG एप्लीकेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि जो हमारी सिक्योरिटी मनी है कितने दिन में रिफंड हो जाएगी, तो जो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, जो लास्ट राउंड होगी काउंसलिंग की MCC की, उसके 15 दिन में पेमेंट इनिशिएट हो सकता है, या तो 30 to 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज में पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड की जो डेट है वो लगभग 30 दिनों में आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। रिफंड अकाउंट रूल क्या है, किस अकाउंट में पैसा जो है वापस आता है? बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट नीट PG के कंफ्यूज रहते हैं। पैसा रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो रजिस्ट्रेशन में आपने डॉक्यूमेंट में सबमिट किया कि आपने अपना बैंक अकाउंट को सबमिट किया, और सपोज अमाउंट आपने किसी और अनदर अकाउंट से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, तो पैसा जो आपने अकाउंट सबमिट किया उसमें नहीं आएगा। जिस अकाउंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने किया था, सेम बैंक में, सेम कार्ड में आपको पैसा रिफंड आएगा थ्रू MCC। तो यहां समझने की चीज है कि पेमेंट जिस अकाउंट से होगा, जिस भी माध्यम से होगा, उसी माध्यम से पेमेंट वापस होगा थ्रू MCC। अब रजिस्ट्रेशन के बाद हम चॉइस फिलिंग को ब्रीफ करते हैं आप लोग के बीच में कि नीट PG चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या है। तो स्टेप 1 है कि स्टेप 1 स्टेप 2 में लॉग इन एंड ओपन चॉइस फिलिंग। स्टेप 1 में लॉग इन टू कैंडिडेट पोर्टल, विजिट MCC वेबसाइट mcc.nic.in पोर्टल पे आपको अपने लॉगिन करना है। जो ID पासवर्ड है, यूज आइडर ID पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन,
आप उस पे जो प्रोफाइल क्रिएट किए थे वहां पे आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और एक सिक्योरिटी पिन हर एक नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए अलग रहता है, उसको सबमिट करना पड़ेगा। देन आपका पोर्टल ओपन होगा। सेकंड, आप जब चॉइस फिलिंग पेज खोलेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की प्रोसीजर करना है। वहां पे जितने भी कॉलेजेज अवेलेबल है उसमें कौन कौन से स्पेशलिटी है उसका क्रम आपको मिलेगा। अब कॉलेज वाइज आपको ब्रांच सिलेक्शन और चॉइस लॉक करना होगा। स्टेप 3 एंड 4 में अरेंज चॉइसेस, आपको कॉलेज वाइज प्रेफरेंस ऑफ ब्रांच, आपने किसी कॉलेज के लिए कुछ ब्रांच का आपने सिलेक्शन किया होगा, किसी कॉलेज का आपके पास डेटा होगा या आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ब्रांच ये अच्छी है, उस हिसाब से आप क्रम वाइज आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच को अलग अलग कॉलेजेज में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज को अलग अलग ब्रांच चॉइसेस के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो, नंबरिंग के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। कोई गुड कॉलेजेज है। चॉइस फिलिंग ऑलवेज नीट पीजी एप्लीकेंट्स डॉक्टर्स, आपको गुड कॉलेज टू बैड कॉलेज की तरफ बढ़ना है, न कि आप जो चॉइसेस कॉलेज है अगर आपके पास समटाइम्स जो अपॉर्चुनिटी है आप लॉस कर देते हो प्रीवियस ईयर की रैंकिंग को देख के, लास्ट 2 इयर्स की रैंकिंग को देख के, संभावनाएं आपके पास कुछ भी हो सकती है, तो आप ऑलवेज चॉइस फिलिंग को गुड कॉलेज टू बैड कॉलेज की तरफ ही आप क्रम में डालें। ये मेरी एक एडवाइस है एज ए मेडिकल काउंसलर के हिसाब से। स्टेप 3 ऐड चॉइसेस, सेलेक्ट स्पेशलिटी कॉलेज, ऐड टू लिस्ट, अनलिमिटेड चॉइसेस अलाउड। अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करते हो तो उसमें पूरे पैन इंडिया के कॉलेज की चॉइस लॉक आप कर सकते हो। ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप 20 कॉलेज ही करो, 20 ब्रांच के साथ ही करो, या अलग अलग कॉलेज में अलग अलग ब्रांच नहीं कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉलेज चॉइसेस, अनलिमिटेड ब्रांच चॉइसेस के साथ आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लिनिकल ब्रांच साथ में आपने ऊपर कर लिया, फिर अभी आपको लगता है कि नहीं मेरे रैंक पे पैरा क्लिनिकल की सीट मिल पाएगी, पैरा क्लिनिकल कर लिया। इस टाइप से आपको चॉइसेस नहीं है, ब्रांच जो आप चाहो वो चॉइस कर सकते हो। जितने कॉलेज है आप चाहोगे जो एमसीसी के पोर्टल पे है सभी में आप जाकर चॉइस फिलिंग के लिए आप क्रम अरेंज कर सकते हो डॉक्टर्स। फिर स्टेप 4 अरेंज ऑर्डर एंड डिसऑर्डर के ऑर्डर फॉर्म में आपको किस ऑर्डर में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सबसे पहले ऑल इंडिया के कॉलेज की सिलेक्शन बना सकते हो, फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप शामिल कर सकते हो। इसके अलावा साथ ही साथ आप डीम्ड कॉलेज को भी आप शामिल कर सकते हो अगर आपने 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट की है तो ऐसे चॉइसेस आपके ऊपर है। अनलिमिटेड चॉइसेस, अनलिमिटेड ब्रांच के साथ जो भी ब्रांच अवेलेबल है, अनलिमिटेड सबसे मतलब है जितने भी ब्रांच अवेलेबल है सबको आप अपने चॉइस लॉक में रख सकते हो डॉक्टर्स। अब स्टेप 5 एंड स्टेप 6 में सेव एंड लॉक चॉइसेस। आप कई बार तो आपने चॉइस बना लिया बट आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं, तो बिफोर द डेडलाइन ऑफ टाइम आप चॉइस लॉक करना ना भूलें। इसके बाद स्टेप 6 में चॉइस लॉक, जब चॉइस लॉक करते हैं तो चॉइस लॉक करेंगे तो ओटीपी रिक्वायर्ड होगा, तो उस समय आपको चॉइस लॉक करना नहीं भूलना है। जो ओटीपी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एमसीसी पे, जो आपने नीट पीजी का जब एनबीई पे आपने फॉर्म भरा था उसमें जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा और जो ईमेल आईडी आपने उस पे सबमिट किया होगा नीट पीजी के फॉर्म के समय, वही मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी पे ओटीपी जनरेट होगा डॉक्टर्स। तो आप कोई अनदर मोबाइल नंबर का यूज नीट पीजी एमसीसी की काउंसलिंग के लिए नहीं कर सकते। स्टेट में आप अलग मोबाइल नंबर अलग ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं स्टेट काउंसलिंग के लिए, बट एमसीसी की काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का ही यूज किया जाता है। उसी नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, देन ओटीपी सबमिट करके आप लॉक करके अपने पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूले। पीडीएफ डाउनलोड करने से आप सिक्योर हो जाते हैं, इंश्योर हो जाते हैं कि आपने चॉइसेस लॉक कर दिया है डॉक्टर्स। स्टेप 7 में ऑटो लॉक एंड राउंड रूल्स होता है। इफ नॉट लॉक सिस्टम ऑटो लॉक्स बिफोर डेडलाइन टाइम। अगर आपका सपोज अगर डेडलाइन टाइम है आपका और उसमें आपने चॉइस लॉक नहीं किया है, सबमिट नहीं किया, तो ऑटो लॉक लास्ट टाइम पे अपने आप एमसीसी के पोर्टल पे हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेप 9 जो राउंड वाइज है। फ्रेश राउंड 1 में फ्रेश चॉइस फिलिंग है, फ्री एग्जिट अवेलेबल है। राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग रिक्वायर्ड होती है। मॉपअप राउंड में फ्रेश चॉइस फिल अगेन होती है। स्टेप वैकेंसी राउंड में नो फ्रेश चॉइस डायरेक्ट अलॉटमेंट। तो यहां समझने की चीज है, राउंड 1 में फ्रेश चॉइस फिलिंग और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ हम काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। अगर राउंड 1 में हमें सीट मिल गई और हमें नहीं पसंद है वो सीट, या हम डिजायर ब्रांच नहीं मिला, डिजायर कॉलेज नहीं मिला, तो हम फ्री एग्जिट हो सकते हैं जिसमें हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगी। बट राउंड 2 चॉइस फिलिंग तो फ्रेश होती है। कई बार ऐसे डॉक्टर्स के डाउट होता है कि राउंड 1 में हमने चॉइस फिलिंग किया था और राउंड 2 में हम चॉइस फिलिंग करना भूल गए, तो जो मैंने राउंड 1 में चॉइस लॉक में जो सीट अरेंज किया था ब्रांच वाइज कॉलेजेस, वो हमारी बनी रहेगी।
तो नहीं, राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, राउंड 3 में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, जो मॉपअप राउंड बोलते हैं राउंड 3 को। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो आपने मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग किया था, उसी जो क्रम में आपको सीट जो अवेलेबल होगी आपके कोटे के अंतर्गत, तो आपको सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलॉट होगी डॉक्टर्स। तो यहां तक हमने रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कौन कौन से चॉइस फिलिंग के स्टेप है, उसके बाद अलॉटमेंट में क्या रूल्स है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का समझा डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स हम बात करने वाले हैं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस एंड राउंड एमसीसी की है उसके बारे में। राउंड 1 में कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक ब्रीफ डिस्कशन फिर से हम एक बार करने वाले हैं। ओपन टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, राउंड 1 जो होता है एमसीसी का, वो सभी नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए होता है जो एलिजिबल है। अक्रॉस इंडिया के सभी नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए राउंड 1 एलिजिबल होते हैं। रजिस्ट्रेशन करना राउंड 1 में, चॉइस फिलिंग करना है, अलॉटमेंट करना है, रिपोर्टिंग करना है। रजिस्ट्रेशन में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है, रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करना है। फिर राउंड 2 जब आएगा तो राउंड 2 फॉर नॉन अलॉटेड कैंडिडेट और दोज सीकिंग अपग्रेड। राउंड 2 उस स्टूडेंट के लिए होता है, वह एप्लीकेंट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो किया है बट उसको सीट्स नहीं अलॉट हुई है या अलॉट हो गई और अपग्रेड करना चाहता है। ऐसे स्टूडेंट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट प्रोसीजर होता है डॉक्टर्स। अब फिर मॉपअप राउंड में मेनली फॉर जो मॉपअप राउंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एसआईसी, डीम्ड, सब में फ्रेश रजिस्ट्रेशन में भी रिक्वायर्ड इफ सीट वैकेटेड। अगर सीट बची हुई है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिर से अलाउ किया जाएगा। स्ट्रे वैकेंसी 4 राउंड जो है, जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, इसको फाइनल राउंड बोला जाता है। फाइनल राउंड टू फिल रिमेनिंग सीट्स, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ओनली प्रीवियस रजिस्टर्ड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है नीट पीजी की काउंसलिंग में एमसीसी का 4th राउंड के तौर पे देखा जाता है, बट यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। प्रीवियस रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे डॉक्टर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे राउंड 1 रूल्स एंड डिसीजंस इंपैक्ट क्या है, राउंड 1 का रूल्स क्या है, उसके डिसीजंस का इंपैक्ट नीट पीजी एप्लीकेंट पे क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कर लिया, नो लिमिट फॉर चॉइसेस, नो लिमिट फॉर ब्रांचेज, न कॉलेज के लिए लिमिट है, जितने भी ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज एलिजिबल है उसको राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग में आप भर सकते हो। ब्रांचेज चॉइस अनलिमिटेड कर सकते हो, जो भी ब्रांच अवेलेबल है पीजी में, सारे ब्रांच आप कॉलेज वाइज आप चाहो तो बना सकते हो। और डोंट लिमिट टू क्लोजिंग रैंक, यहाँ पे क्लोजिंग रैंक की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन का जो क्रम बनाना है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आफ्टर राउंड 1 अलॉटमेंट, नॉट अलॉटेड एलिजिबल कैंडिडेट राउंड 2 में चला जाएगा। अलॉटेड एंड ज्वाइन कैंडिडेट राउंड 2 में अगर उसने ज्वाइनिंग कर लिया है तो अपग्रेड में जा सकता है। अगर अलॉटेड नॉट ज्वाइंड, एलिजिबल फॉर राउंड 2। अब बात करते हैं रिजनेशन और रिफंड का। राउंड 1 फ्री एग्जिट है दोस्तों, राउंड 1 है जो फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट में आप राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो गई, आप अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो बाहर हो सकते हो, सीट नहीं मिली तो भी आप बाहर हो सकते हो। और पॉसिबल है राउंड 1 में रिजाइन करना है तो एक डेडलाइन के अंतर्गत करते हो तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो हुई है वह आपको वापस मिल सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं राउंड 2 में जो रूल्स एंड डिसीजंस है। रजिस्ट्रेशन सबके लिए ओपन होता है, फर्स्ट टाइम मैंडेटरी है, कैंडिडेट अनलिमिटेड चॉइस भर सकता है। अगर सीट अलॉट हो गई तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या होता है। इफ सीट अलॉटेड तो आपके पास जो ऑप्शन है, फ्री एग्जिट कर सकते हो, पसंद है तो आप ज्वाइन कर लो, या फिर अपग्रेड कर सकते हो, या नहीं पसंद है तो फ्री एग्जिट कर सकते हो, डिपॉजिट फीस सेफ है। ज्वाइन नहीं किया फिर भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे, डेडलाइन तक रिजनेशन पॉसिबल है, डिपॉजिट रिफंड मिलता है। अगर आप बिफोर द डेडलाइन आप जाकर कैंसिलेशन प्रक्रिया रिजाइन आप कर देते हो तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी मिल सकती है। तो राउंड 1 हर तरीके से आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे सेफ रहता है। सीट मिल गई तो ज्वाइन कर लो, अगर ज्वाइन किया अपग्रेड करना है तो राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हो। सीट नहीं मिली तो ऑलरेडी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, अगर बिफोर रिजाइन डेट जो कैंसिलेशन डेट है उसके पहले आपने जाकर कैंसिलेशन का प्रोसेस कर लिया तो भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट सेफ है डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स हमने राउंड 1 को समझ लिया, राउंड 1 की एग्जिट पॉलिसी को समझा। अब बात करते हैं राउंड 2 का डिसीजन एंड जो रूल्स है। राउंड 2 में एप्लीकेंट जब पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या क्या
चीजों के बारे में अपडेट रहना चाहिए, जिससे कि राउंड 2 की काउंसलिंग जो है उसके लिए प्रॉपर जानकारी हो, जिससे कि वो राउंड 2 के काउंसलिंग में सावधानी रख सके। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग रिक्वायर्ड। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है तो राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। फिर फ्रेश चॉइस फिलिंग, अगर राउंड 1 में आपने चॉइस लॉक बनाया था कॉलेज और ब्रांच के हिसाब से, लेकिन राउंड 2 में फ्रेश आपका राउंड 1 वाला चॉइस लॉक या प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस की लिस्ट नहीं बनी रहेगी, आपको राउंड 2 के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग रिक्वायर्ड होगी। राउंड 1 चॉइस, जो राउंड 1 का चॉइस रीसेट है, दोबारा फिल करनी होती है। आफ्टर सीट अलॉटमेंट ज्वाइन कंपलसरी है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो डिपॉजिट फीस आपकी लॉस हो जाएगी, जो सिक्योरिटी मनी है और फॉरफिटेड हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। एमसीसी आपको काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। अपग्रेड ओनली इफ राउंड 1 में आपने ज्वाइन और ऑप्ट किया था, तब राउंड 2 की काउंसलिंग में आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर रिजाइन करते हो, एग्जिट करते हो, तो भी आपका फी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लॉस होगा। तो राउंड 1 हर तरीके से आपके लिए सेफ था फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करने के बाद रिजाइन करते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस होगा। आप राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो ही आपको सिक्योरिटी मनी आपकी वापस आपको मिलेगी डॉक्टर्स। अब बात करते हैं राउंड 2 के रूल्स एंड डिसीजन में क्या इंपैक्ट आता है। फेस रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करनी होती है। राउंड 1 की चॉइस रिसेट हो जाती है, दोबारा फिल करनी पड़ेगी। अगर सीट अलॉट हो जाता है तो ज्वाइनिंग कंपलसरी है। ज्वाइन नहीं किया तो फी डिपॉजिट लॉस हो जाएगी, एमसीसी काउंसलिंग से आप आउट हो जाएंगे। अपग्रेड सिर्फ उनके लिए जो राउंड 1 में ज्वाइन किया था और अपग्रेड ऑप्शन टिक किया था। रेजिग्नेशन पॉसिबल है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं होगी डॉक्टर। अब बात करते हैं राउंड 3 की काउंसलिंग के बारे में। अभी राउंड 1 राउंड 2 डिस्कस कर लिया, राउंड 3 की काउंसलिंग को हम एक बार ब्रीफ करते हैं। यहां पे रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी सिर्फ उनके लिए जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है। अगर आपको सीट राउंड 2 में मिल गया, आपने नहीं लिया, तो राउंड 3 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल इंडिया कोटा में चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी पड़ेगी, आपको दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 3 की काउंसलिंग में। राउंड 1 का चॉइस लॉक, राउंड 2 का चॉइस लॉक एडिट होगा, फ्रेश तरीके से नई चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। अगर राउंड 3 में सीट्स मिल गई तो कंपलसरी है सीट ज्वाइनिंग, और नहीं तो आपकी डिपॉजिट फीस एमसीसी से बाहर हो जाओगे और डिपॉजिट फीस आपकी जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद अगर आपने यहां से सीट छोड़ा तो ओनली आप एलिजिबल हो स्टेट की काउंसलिंग के लिए। आप कोई भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ऑल इंडिया की काउंसलिंग से आप राउंड 3 के बाद बाहर हो जाओगे। दोस्तों, अगर सीट मिलने के बाद आपने सीट छोड़ दी या ज्वाइनिंग नहीं किया तो रिजाइन पॉसिबल है राउंड 3 में, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाएगा। सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है, फ्रेश चॉइस फिलिंग भरनी पड़ती है। अगर सीट अलॉट हुआ तो ज्वाइनिंग कंपलसरी है, अदरवाइज डिपॉजिट और एमसीसी से आप आउट हो जाएंगे। इस राउंड के बाद सिर्फ स्टेट काउंसलिंग ऑप्शन ही बचता है, रिजाइनेशन का ऑप्शन नहीं होता है। राउंड 1 राउंड 2 में आप रिजाइन करने का ऑप्शन होता था, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी लॉस होती थी, बट राउंड 3 के काउंसलिंग में रिजाइन का ऑप्शन एमसीसी के द्वारा नहीं दिया जाता है। अगर एक बार आपने एमसीसी के राउंड 3 को मिस कर दिया या सीट अलॉटेड के बाद रिपोर्ट नहीं किया तो आप एमसीसी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओनली आप एलिजिबल होंगे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। अब बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड का रूल्स एंड डिसीजंस। स्टेट का जो रूल्स एंड डिसीजंस है, यहां पे रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी सिर्फ उनके लिए जो राउंड 3 अटेंड कर चुके हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। चॉइस फिलिंग सीट लेफ्ट ओवर सीट पे फिल करना होगा। राउंड जो स्टे वैकेंसी राउंड में जो राउंड 3 में आपने चॉइस लॉक बनाया है, वहां पे चॉइस लॉक एडिट नहीं होती है। राउंड 3 का ही जो चॉइस फिलिंग आपने किया था उसी क्रम में आपकी स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होती है। अब यहाँ पे सीट अलॉटमेंट है, अगर हो गई स्टे वैकेंसी राउंड में तो 100% सीट डिपॉजिट है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो डिपॉजिट तो लॉस होगा ही होगा 1 ईयर की। आफ्टर अगर 2025 में आप स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिली डॉक्टर्स, आपने ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लॉस हो जाएगा। साथ ही साथ 2026 के लिए 1 ईयर के लिए काउंसलिंग से आप बैन हो जाओगे अक्रॉस ओवर इंडिया, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड हो या स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए आपको बैन हो जाओगे। 1 ईयर आपका काउंसलिंग बैन कर दिया जाएगा थ्रू एमसीसी, और इसकी मेल आपके पास आ जाएगी। जब भी आप 26 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाओगे तो आपके पोर्टल पे 1 ईयर बैन शो करेगा। आप
26 की काउंसलिंग में 1 ईयर के लिए आप बैन कर दिए जाओगे, फिर 27 की काउंसलिंग में आपको अलाउ किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, क्रूशियल राउंड है इसलिए वैकेंसी राउंड, सीट मिलती है तो रिपोर्ट करना है, अदरवाइज 1 ईयर के लिए आप बैन हो जाओगे नीट पीजी की काउंसलिंग के। अब सिर्फ यह राउंड जो है अटेंड कर चुके हैं, जो थर्ड राउंड अटेंड किए हैं उनके लिए है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो सकता है, सीट अगर ओवर सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर सीट अलॉट हुई तो ज्वाइनिंग करना ही है, नहीं तो 1 ईयर के लिए बैन हो सकते हो। यहां पे फ्री एग्जिट अपग्रेड जैसे किसी भी ऑप्शंस का कोई भी अलाउ नहीं है, इसलिए वैकेंसी राउंड में ना ही फीस फ्री एग्जिट है और ना ही अपग्रेड जैसे कोई पॉसिबिलिटी है। जो सीट्स आपको मिल गई उसको ऑप्ट करना पड़ेगा और उसी के साथ आपको पीजी परस्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने सीट छोड़ दी तो आपको 1 ईयर के लिए बैन होना पड़ेगा। तो इसलिए वैकेंसी राउंड में आपको हर एक फैक्टर्स को समझते हुए ही चॉइस फिलिंग करना है, अदरवाइज आपने जो ब्रांच नहीं सोचे हो, आपका डिजायर ब्रांच नहीं है, आपने चॉइस फिलिंग में फिल कर दिया, वो सीट अलॉट हो गई तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज 1 ईयर के लिए आपको बैन होना पड़ेगा। अब अपग्रेडेशन और एग्जिट पॉलिसी क्या है? तो राउंड 1 की अपग्रेडेशन है, यू कैन ज्वाइन अपग्रेड, और आप फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन अपना सकते हो। राउंड 1 जो है हर तरीके से स्टूडेंट्स के फेवर में है, आपको सीट मिल गई तो रिपोर्ट करिए, सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हो या फ्री ऑफ एग्जिट हो सकते हो, सिक्योरिटी और लॉस यहां पे नहीं होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी लॉस नहीं होगी। राउंड 2 में यू मे लीव बट सिक्योरिटी विल बी फॉरफिटेड। राउंड 2 में आपको फ्री एग्जिट, अरे एग्जिट का तो ऑप्शन है बट आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। राउंड 3 में आप बाहर तो आ सकते हैं लेकिन यू विल नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एमसीसी राउंड, ओनली स्टेट काउंसलिंग पॉसिबल। राउंड 3 में अगर सीट्स आपको मिल गई एमसीसी से तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लॉस होगा ही होगा। अब उसके अगले राउंड के लिए एमसीसी के लिए आप अगर सीट छोड़ते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ स्टेट जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो भी डिपेंड अपॉन द स्टेट टू स्टेट रूल्स जो है वो वेरी करेगा कि किस स्टेट में आपकी पॉसिबिलिटी बनती है राउंड्स अटेंड करने की। तो थर्ड राउंड के बाद सीट लेने के बाद अगर आप छोड़ते हो तो एमसीसी के काउंसलिंग से आप बाहर आ जाते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी लैप्स हो जाती है। अब स्टे वैकेंसी राउंड में इफ सीट अलॉटेड and not joined, candidate will be debarred from MCC counseling next year। 1 ईयर के लिए स्टे वैकेंसी में सीट मिलने के बाद अगर सीट नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जब्त होगी ही होगी, 1 ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी काउंसलिंग डिबार्ड कर दी जाएगी। यह रूल्स यूजी में भी है, यह रूल्स पीजी में भी सेम अप्लीकेबल है। तो राउंड स्टे वैकेंसी राउंड को बहुत ही सोच समझ के डियर नीट पीजी एप्लीकेंट आपको पार्टिसिपेट करना है। इवन राउंड 3 को भी बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको राउंड 3 एमसीसी में पार्टिसिपेट करना होगा। अब पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट जो है 2025 के लिए कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि एमसीसी के पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। राउंड एमसीसी की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के तहत उसको देखना है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 400 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रू एमसीसी 50% सीट्स mccnic.in पे आपको देखने को मिलेगा अक्रॉस इंडिया 400 सीट्स। डीम्ड यूनिवर्सिटी 45, 400 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसकी 50% सीट्स पे एआईक्यू काउंसलिंग कराएगी, जो एमसीसी थ्रू mcc.nic.in के वेबसाइट से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिसमें 400 गवर्नमेंट सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी 45 डीम्ड कॉलेजेस जो एमसीसी के थ्रू फुलफिल होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7 to 10 यूनिवर्सिटी 7 to 10 amcc.nic.in पे आपको लिस्ट पब्लिश होगी। अप्रोक्स 7 to 10 यूनिवर्सिटी सेंट्रल की 50% सीट्स एआईक्यू कोटा के थ्रू फुलफिल होगी। ईएसआईसी और एफएमएस की 20 सीट्स, ईएसआईसी अक्रॉस इंडिया और एफएमएस के पूना और दिल्ली के कॉलेज को मिलाकर अक्रॉस 20 कॉलेज, अप्रोक्स 20 कॉलेज एआईक्यू की काउंसलिंग के तहत फुलफिल होंगे, जिनकी 50% सीट्स पे यहाँ पे काउंसलिंग एमसीसी के .nic.in के काउंसलिंग पे होगी। डीएनबी के हॉस्पिटल जो है प्राइवेट डीएनबी हॉस्पिटल्स अक्रॉस 1300 हॉस्पिटल 1300 जो अक्रॉस डीएनबी की जो सीट्स है जो एमसीसी के थ्रू फुलफिल होगी 1300 हॉस्पिटल्स के अंदर। अब डॉक्टर्स हम बात करने वाले हैं नीट पीजी मेडिकल सीट मैट्रिक्स। नीट पीजी की जो काउंसलिंग में जो टोटल सीट है उस पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सीट टाइप, काउंट, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, अथॉरिटी कौन कौन सी है और नोट्स क्या क्या है जो हमें इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको हमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। तो हम बात करते हैं एमसीसी रजिस्टर्ड सीट, जो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होगी पैन इंडिया में, जो अक्रॉस इंडिया में जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग होगी वहां पे नंबर ऑफ सीट्स जो है
55,842 सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी अथॉरिटी के थ्रू किया जाएगा। ऑल इंडिया कोटे के थ्रू 55,842 सीट्स एमसीसी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, जिनके काउंसलिंग के थ्रू, एमसीसी के थ्रू अलॉटमेंट प्रोसीजर किया जाएगा। इसमें इंक्लूड एआईक्यू सीट्स जो 55,840 सीट्स है। इसमें कौन कौन सी सीट्स इंक्लूड है मैं ब्रीफ कर चुका हूं, फिर वंस अगेन से एक बार हम ब्रीफ कर रहे हैं। इंक्लूडिंग ऑल इंडिया कोटा अक्रॉस इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट्स, गवर्नमेंट सीट्स की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट, जो 45 डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी 100% सीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 50% सीट्स जैसे बीएचयू, एएमयू, आईपी यूनिवर्सिटी एंड आपका जो है डीयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की 50% सीट्स को एमसीसी के द्वारा, और डीएनबी के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सीट्स को टोटल एमसीसी के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। अब टोटल पीजी सीट्स गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस डीम्ड प्लस स्टेट एंड मैनेजमेंट को लेकर अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया एमडीएमएस की जो टोटल सीट्स है उसको हम समझ लेते हैं, जो क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल सारे ब्रांचेज को जो मिलाकर है 73,111 सीट्स। इसमें एमसीसी अथॉरिटी प्लस स्टेट अथॉरिटी काउंसलिंग की जिम्मेदारी लेती है। इसमें ऑल इंडिया कोटे के तहत इसके अलावा अक्रॉस इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सारे सीट्स को अगर हम कंसीडर करते हैं, जो कि 2025 की काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगी, जो अभी तक का टिल डेट तक जितनी सीट्स की संख्या है, काउंट है 73,111 सीट्स, जिसमें ऑल स्टेट कवर होगा, गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट होगा, डीम्ड होगा, मैनेजमेंट होगा, सारी सीट्स 73,111 सीट्स टोटल नंबर ऑफ काउंट्स जो नीट पीजी की काउंसलिंग में अभी तक पार्टिसिपेट होने वाली है। अभी जैसा कि सीट मैट्रिक्स आएगा, कुछ कॉलेज में पीजी की सीट्स बढ़ने वाली है, कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हो सकते हैं, डीम्ड भी हो सकते हैं, और स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस, साथ ही साथ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जो कॉलेज है उनमें भी सीट बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो अभी तक जो अक्रॉस इंडिया में टोटल सीट्स है डियर डॉक्टर 73,111 सीट्स अवेलेबल है कि जो नीट पीजी काउंसलिंग 2025 में आपको देखने को मिलेगा। अब जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है डॉक्टर्स, उसको हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से सीट पे किस किस स्टेट में कितनी सीट्स है। तो हम यहाँ पे स्टेट वाइज मेडिकल सीट्स पार्ट 1 में हमने जो रखा है, आंध्र प्रदेश नीट पीजी के लिए गवर्नमेंट सीट्स 1923, प्राइवेट सीट 1645, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 3568। असम में 738 गवर्नमेंट सीट्स और प्राइवेट की 0। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस 0 हैं, जहां पे असम में प्राइवेट पीजी की सीट्स 0 है, गवर्नमेंट की 738, टोटल 738 सीट्स अवेलेबल है। बिहार की बात करते हैं 908 सीट्स गवर्नमेंट में और 321 सीट प्राइवेट में, टोटल 1229 सीट्स बिहार में पीजी के लिए अवेलेबल है डॉक्टर्स। अब बात करते हैं चंडीगढ़ में, जो कि यूटी स्टेट है। चंडीगढ़ में 585 0 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स है अवेलेबल, 585 गवर्नमेंट्स में है। दिल्ली में अगर देखा जाए 2889 और ओनली 49 सीट्स, क्योंकि दिल्ली में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम है, सिर्फ ऑल इंडिया की एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। तो दिल्ली में 2889 सीट्स गवर्नमेंट की, 49 सीट्स प्राइवेट की, टोटल काउंट करें तो 2938 सीट्स दिल्ली में पीजी की अवेलेबल है। गोवा में 137 गवर्नमेंट सीट्स, 0 क्योंकि गोवा में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो 0 प्राइवेट पीजी की सीट्स है, 137 गवर्नमेंट की सीट्स है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात एक क्लोज स्टेट है, यहाँ पे 2186 गवर्नमेंट, 724 प्राइवेट, टोटल पीजी की सीट 2910 सीट्स अवेलेबल है। हरियाणा की बात करते हैं 432 गवर्नमेंट और 465 प्राइवेट, 897 टोटल, 897 यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट में लगभग इक्वल है, इवन प्राइवेट में ही सीट्स की संख्या ज्यादा है, तो 465 सीट्स हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश में 264 गवर्नमेंट में, 92 प्राइवेट में, टोटल 356 इंटेक सीट है जो कि पीजी के लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में 6066 जो गवर्नमेंट की, 51 प्राइवेट की, टोटल 657 सीट्स है पीजी की। झारखंड में
263 पीजी की गवर्नमेंट सीट्स है, 0 प्राइवेट की, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट में सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज है यूजी के लिए, अभी वहां पे पीजी नहीं आया, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज गढ़वा पलामू में, बट यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स है 263, 0 सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 263 है। तो डॉक्टर्स अभी तक हमने पार्ट 1 में कुछ स्टेट को कवर किया, अब रिमेनिंग स्टेट को हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टेट वाइज जो पार्ट 2 में सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। कर्नाटका नीट पीजी प्रोस्पेक्ट से नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो कि लगभग स्टूडेंट का नीट पीजी में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कर्नाटका से पीजी करना चाहते हैं, क्योंकि कर्नाटका की जो एजुकेशन पॉलिसी है, कॉलेज क्वालिटी है, वहां की जो रैंकिंग है कॉलेज की, इसके अलावा पेशेंट लोड है बहुत अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोस्पेक्ट से कर्नाटका में डिजायर स्टूडेंट की बहुत ज्यादा रहती है। तो कर्नाटका जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट की 1856 है, प्राइवेट सीट जो है 4593, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है कर्नाटका का 6449 सीट्स है। यह स्टेट यूजी और पीजी प्रोस्पेक्ट से मेडिकल के पर्पज से, मेडिकल एजुकेशन के पर्पज से स्टूडेंट के लिए बहुत डिमांडेबल स्टेट है। और रियल फैक्ट्स पे तौर पे देखा जाए तो कर्नाटका स्टेट में एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है, वहां से जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो कॉलेज के अंदर एकेडमिक है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। इवन पेशेंट लोड भी कर्नाटका में बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं केरला के। केरला में 1077 सीट्स गवर्नमेंट का, 868 सीट्स प्राइवेट की, टोटल केरला में 1945 सीट्स का इंटेक है पीजी में। मध्य प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोस्पेक्ट से। मध्य प्रदेश में डे बाय डे मेडिकल एजुकेशन की पॉलिसी बहुत स्मूथ हो रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है मध्य प्रदेश स्टूडेंट के लिए। मध्य प्रदेश एक इकलौता राज्य है संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि जितना सपोर्ट मध्य प्रदेश स्टेट के स्टूडेंट को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करती है, संभवतः नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में मिलता है मेडिकल एजुकेशन को, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के साइड से नीट यूजी एप्लीकेंट एंड पीजी एप्लीकेंट के लिए ऑफर्स की जाती है। यहाँ पे स्टाइफंड पॉलिसी अच्छी है, प्रॉपर स्टाइफंड मिलता है, बॉन्ड की पॉलिसी भी बहुत इजी है। बहुत सारे यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मध्य प्रदेश स्टेट को लेकर, हम अगली वीडियो बनाएंगे जो कि स्पेशली मध्य प्रदेश के बारे में, होल अबाउट मध्य प्रदेश नीट पीजी का क्लिनिकल एक्सपोजर, बॉन्ड पॉलिसी, इवन उसकी जो स्टाइफंड है, हर चीज को हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट सैलरी क्या मिलती है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मध्य प्रदेश को हम कवर करते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 1489 सीट्स गवर्नमेंट की और 859 सीट्स प्राइवेट की है। टोटल नंबर ऑफ इनटेक मध्य प्रदेश में 2348 सीट्स पे काउंसलिंग नीट पीजी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं लोग। यहाँ पे 149 सीट जो है, इसकी 50% सीट्स एआईक्यू के द्वारा फुलफिल की जाएगी, 50% रिमेनिंग सीट्स को स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, और प्राइवेट की 100% सीट 859 सीट्स को काउंसलिंग अथॉरिटी, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ फुलफिल किया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर्स महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र भी बहुत ही मेडिकल प्रोस्पेक्ट से बहुत ज्यादा कॉलेजेज हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है और चॉइसेस ऑफ कॉलेज, जो अच्छे कॉलेज की भी काउंट में अगर रैंकिंग वाइज एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में डीम्ड के भी कुछ अच्छे कॉलेज हैं। इवन महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल के जो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी बहुत अच्छे हैं। लोगों की चॉइस है स्टूडेंट की। यहाँ पे टोटल अगर सीट्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीट वाला राज्य महाराष्ट्र है, जो गवर्नमेंट सीट्स 3576 सीट्स, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीजी की सीट्स अगर कहीं पे है तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, ऑल इंडिया कोटा में भी 50% सीट्स एमसीसी के द्वारा फुलफिल किया जाएगा महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की सीट जो है 3576 महाराष्ट्र में है। प्राइवेट प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो कर्नाटका के बाद नंबर 2 पे सबसे ज्यादा सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, 2498 सीट्स। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6074 सीट्स नंबर ऑफ काउंट। कर्नाटका के बाद सेकंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट जो सीट वाला स्टेट है नीट पीजी में, वो महाराष्ट्र है दोस्तों। अब बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में 255 सीट्स है ओनली गवर्नमेंट की, 0 सीट्स है प्राइवेट की, क्योंकि मणिपुर में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज अभी प्राइवेट में आया है, जो कि अभी प्रीवियस 2 इयर्स पहले ही आया है, इस वजह से वहां पे पीजी की कोई सीट्स नहीं है। टोटल इंटेक है 255 की। मेघालय में 37 सीट्स, ओनली 37 सीट्स, क्योंकि मेघालय में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, 37 सीट्स। मिजोरम में भी सेम सिनेरियो है, 0-0, यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है मिजोरम में। देखने की चीज है कि मिजोरम में अभी तक गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम की तरफ से कोई भी नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूजी और पीजी में अवेलेबल नहीं है, 0 सीट्स है जो पीजी की।
नागालैंड की बात करते हैं, सेम 0 सीट्स है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 725 725 सीट्स गवर्नमेंट की, प्राइवेट की 509, टोटल इनटेक 1234 सीट्स है। पौंडीचेरी की बात करते हैं तो 314 और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्राइवेट की 707 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ इनटेक है 1021। पंजाब की बात करते हैं तो 408 जो आपका नंबर ऑफ सीट्स है गवर्नमेंट की, और जो प्राइवेट की सीट्स है 384 सीट्स है प्राइवेट में। टोटल नंबर ऑफ इनटेक है 792। अब यहाँ गवर्नमेंट और पीजी प्राइवेट की सीट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 35,000 गवर्नमेंट की सीट्स है, प्राइवेट की 30,000 सीट्स है, रिमेनिंग सीट्स अदर्स की। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर काउंट करें तो 73,111 सीट्स नीट पीजी 2025 के लिए अभी तक टिल डेट तक परमिटेड है, परमिशंस है, जिसमें नीट पीजी के एप्लीकेंट 2025 के पार्टिसिपेट करेंगे। नई सीट्स इंक्रीमेंट होती है या कहीं की सीट कुछ कम होती है, वो आगे हम देखेंगे। जो नए अपडेट्स कुछ आते हैं तो उसको हम लेकर आएंगे दोस्तों आपके बीच में। संभवतः आज का वीडियो में हमने पूरी नीट पीजी की हर एक चीज को कवर किया जो कि आपके लिए क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि नीट पीजी 25 की काउंसलिंग में हर एक चीज को हमने कवर किया, जिसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कौन कौन सी काउंसलिंग अथॉरिटी काम करती है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है आफ्टर नीट पीजी एग्जाम, कहां पे सुपर स्पेशलिटी कोर्स अवेलेबल है आफ्टर नीट पीजी एग्जाम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में क्या क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है, हर एक चीज को हमने कवर किया। और हमने राउंड को भी आपके सामने ब्रीफ किया, राउंड 1 पॉलिसी, राउंड 2 पॉलिसी, राउंड 3 पॉलिसी, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, इवन कौन कौन से अथॉरिटी वो प्ले करती है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, इवन डीम्ड कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने वाले नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है, किस कंडीशन में फ्री एग्जिट है, किस कंडीशन में जो फ्री एग्जिट नहीं पॉसिबल है, जहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी लॉस होगी, कौन से राउंड्स के बाद आप 1 ईयर के लिए बैन हो जाते हो, डिबार्ड हो जाते हो नीट पीजी काउंसलिंग के लिए, हर एक फैक्टर्स को हमने कवर किया। तो यह वीडियो मेरे हिसाब से हमने नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए सारे फैक्टर्स को कवर करने के लिए तैयार किया था, और हमने आपके बीच में एक एक चीज को डिस्कस किया, एक सेम सिनेरियो को 2-3 फैक्टर्स को रखते हुए मैंने एक्सप्लेन किया। तो यह वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो डियर डॉक्टर्स, आप सभी लोग हमारी जो नीट पीजी की जो काउंसलिंग की सीरीज है उसको आप वॉच करें, उसको समझें, और किसी तरीके की अगर सुझाव आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, जिससे कि नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और आपकी जो काउंसलिंग की जर्नी है, एमबीबीएस वाले आपकी काउंसलिंग की जर्नी में आपकी मदद कर पाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।